नमस्कार। मैं राजू सजवान एक बार फिर से आपके सामने। कल हमने बात की थी कि 23 मार्च को पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका लेकर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक साल के दौरान क्या परिस्थितियां बनी। इस एक साल के दौरान सरकार ने कई नियमों में और कई कानूनों में बदलाव किए, जिसको लेकर लगातार विवाद भी हुआ। अभी आपने देखा होगा कि एक बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है, वो भी इसी लॉकडाउन के दौरान कानूनों में बदलाव किया गया था। तो इस कड़ी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक साल के दौरान कानूनों में क्या क्या बदलाव हुए और उसका क्या असर होने वाला है। हमारे साथ होंगे डाउन टू अर्थ के एनवायरनमेंट कॉरेस्पोंडेंट ईशान कोकरेती। ईशान, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ईशान, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले एक साल के दौरान, एक साल हम 23 मार्च या 22 मार्च से अगर हम लगातार देखें तो पिछले एक साल के दौरान सरकार ने किस तरह के कानूनों में बदलाव किया है। देखिए राजू, पिछले एक साल में जो लॉकडाउन का साल था उसमें सरकार काफ़ी एक्टिव रही थी। मैं सिर्फ एनवायरनमेंट और पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं और जो कानून आए हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। शुरुआत में जब साल की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी अच्छे पहल के साथ कहा जा सकता है शुरुआत हुई थी, क्योंकि मुझे याद है फरवरी के एंड में भारत ने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ के ऊपर जो कॉप हुआ था वो यहाँ होस्ट किया था और जिसकी चेयरमैनशिप भी ली थी। और उस ऑप्टिमिस्टिक स्टेप के बाद से हमारी जब से लॉकडाउन लगा तब से एक तरीके से नीचे ही चीज़ें जाती रही। शुरुआत हो गई थी 23 मार्च से, जिस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने EIA नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट पब्लिश किया था और कुछ समय था लोगों के पास उस पर कॉमेंट्स करने का। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था और उसके ठीक अगले दिन। हाँ जी। तो और उस टाइम भी लोगों की ये काफ़ी आपत्ति रही थी कि आप इस ऐसे दौर में जब पूरा देश ठप पड़ा है तो आप ये कानूनी प्रक्रिया क्यों आगे लेके जा रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, EIA का डॉक्यूमेंट, ये उन चीज़ों को गवर्न करता है जो आपका प्रदूषण, लैंड एलिनेशन, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारे उद्योग। तो सबसे पहली चोट कह लीजिए या सबसे पहली पहल जो शुरू करी वो 23 मार्च से ही शुरू हो गई थी EIA नोटिफिकेशन के बाद। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है, दो पहलुओं पे काम हो रहा था। एक तो था जो कानूनी ढांचा, जो पूरा का पूरा कानूनी ढांचा पार्लियामेंट के थ्रू जो चेंज होता है, एक वो हो रहा था। और दूसरा प्रोसेस ये था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अपने हिसाब से नोटिफिकेशंस के थ्रू कर रही थी। तो एक प्रणाली ये थी कि आप पूरे के पूरे कानून चेंज करें, अमेंडमेंट करें, संशोधन करें, या दूसरे जो आप ट्वीकिंग और जो हल्का हल्का फिक्सेस होते हैं वो करें। तो ये जो हल्के फिक्सेस और जो थोड़ा सा ट्वीकिंग था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने क्या किया था कि काफ़ी सारी खदानें जो थी वो 2020 में ख़त्म होने वाली थी, उनकी लीजेस एक्सपायर होने वाली थी। तो इन्होंने उस कानून में संशोधन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर से जो नए बिडर्स आएंगे, जो नए लोग आएंगे जिनको नई वो मायने मिलेंगी, वो क्या कर सकते हैं कि उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं, जिसके थ्रू सरकार डिसाइड करती है कि कौन सा जंगल का भूमि है जो आप गैर वन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन सा ज़मीन है जो नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे ये बात है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे खनिज जो है वो जंगल वाले इलाकों में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बात थी कि जो नया बिडर आएगा, जो नया लीज होल्डर होगा, उसको वो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी ना। हाँ, और मतलब ऊपर से देखने में थोड़ा सा जो आर्ग्यूमेंट भी था, जो सरकार बोल रही थी, वो ये था कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि लीजेस लैप्स हो जाएं, खत्म हो जाएं और हमारे पास स्केर्सिटी हो जाए रिसोर्स की। तो इसीलिए हम एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये ऐसा काम करें। लेकिन आप देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि ये सारी मायने, जैसा कि मैंने कहा, जंगल वाले इलाकों में है। जंगल वाले इलाकों में हमारे यहाँ नया कानून आया है 2006 में, वन अधिकार कानून, जो वनवासियों को हक देता है उनकी ज़मीन पे। लेकिन क्योंकि ये माइन जो थी, ये जो खदानें थी, ये बहुत पहले से चल रही, 60-70 से चल रही हैं और अभी जाके ख़त्म होने वाली थी। तो ये अभी एक अपॉर्चुनिटी थी वनवासियों के लिए कि वो अपनी ज़मीनों पे हक वापस ले सके, इन जंगलों को बचा सके। लेकिन सरकार ने जो ये निर्णय लिया, उससे वो जो अपॉर्चुनिटी था वो खत्म हो गया। तो अगले 2 साल के लिए वो फिर से सीधा चल रहा है। इसके बाद जो एक और बड़ी जो चीज़ हुई वो जून में हुई, वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ कोल माइन। तो मतलब अभी तक 1973 से लेके, जब से इंदिरा गांधी ने कोल को नेशनलाइज किया था, उससे लेके अभी तक देश में कोई भी खुलेआम कोल नहीं बेच सकता था। कोल बेचेगा तो वो CIL ही बेचेगा,
कोल इंडिया लिमिटेड ही बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा। इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान जो हुआ है वो ये हुआ है कि कोल बेचना सबके लिए खोल दिया गया है। तो इससे पहले क्या होता था, मान लीजिए आप एक सीमेंट बनाने वाला उद्योग है, तो आप कोल माइन अपने नाम करा सकते थे, जिसका कोयला लेके आप अपने सीमेंट माइन में यूज करेंगे, सीमेंट प्लांट में यूज करेंगे, लेकिन आप वो कोयला आगे जाके किसी दूसरे ग्राहक को या किसी दूसरे उद्योग को बेच नहीं सकते थे। ये चीज इन्होंने अभी हटा दी है। तो जो अभी ये ऑक्शन वगैरह भी चल रहा है, 41 कोल माइंस आई थी, तो ये फिर एक बड़ा जो चेप परिवर्तन आया इसके अंदर वो ये था। और ये दोनों ही चीजें, EIA और कमर्शियल कोल माइनिंग, दोनों ही एक तरीके से ऐतिहासिक कानून है जो कि ऐसे दौर में लाएगा जहां पे लोग, कारोबार, बिजनेस और इवन सरकार की काफ़ी चीज़ें ठप पड़ी हुई थी। अच्छा, आपने इसको गहराई से इसका एनालिसिस भी किया है, रिपोर्ट्स भी की हैं, कई कवर स्टोरी की हैं हमारे डाउन टू अर्थ के लिए। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश 138 करोड़ लोगों का देश जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, 2-3 महीने तक कुछ काम नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है कि ठीक उसी समय करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? कि देखिए, कुछ कानून थे जो कंट्रोवर्शियल थे, जैसे कि आपका EIA। तो एक सीधा साधा जो कह सकते हैं कि वजह रही होगी वो कि क्योंकि जैसा कि अब सरकार ने बोल ही दिया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे वो डेमोक्रेसी थोड़ा कंट्रोल की जा सकती थी, क्योंकि आप वैसे भी बाहर नहीं जा सकते। तो जैसे चीज़ें हैं EIA या फिर पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह ख़त्म करना, तो आप ऐसी चीज़ें उस टाइम पे, जो मुझे लगता है इसलिए भी पुश थ्रू की गई ताकि आपको ज़्यादा वो ना झेलना पड़े, ज़्यादा आपको लोगों का प्रोटेस्ट ना झेलना पड़े। दूसरी बात, तो पहली बात तो है कि क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं तो ये प्रोसेसेस निकाल सकती है, कानून निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि अब देखिए, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे सब कुछ ठप था, लेकिन सरकार को अपना वेलफेयर स्टेट का जो चीज़ें थी वो भी बढ़ा रही थी। तो एक तरफ निर्मला सीतारमण जी अपने अनाउंसमेंट्स कर रही थी, पैकेज, रिलीफ पैकेज और ये सब। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये थोड़ा रहा होगा कि जो चीज़ें चल सकती हैं या जो चीज़ें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको चलना चाहिए था या वो सही थी, लेकिन जो चल सकती थी सरकार की नज़रों में, उन्होंने सोचा होगा कि इसको निकाल ही देना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो सरकार के पास 3 कमेटियाँ हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस की कमेटी, जैसे मैंने आपको बताया, एक होती है एनवायरमेंट क्लियरेंस की कमेटी जो EC के अंदर, EIA के अंदर आती है, और तीसरी होती है वाइल्ड लाइफ की कमेटी, NBWL। थ्रू आउट द लॉकडाउन, जबकि पूरा देश एक तरीके से एक जगह पर सीमित रह गया था, ठहर गया था, ये तीनों कमेटियों बहुत आराम से काम किया। इनफैक्ट इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया जो वो यूजुअल अपने नॉन लॉकडाउन पीरियड है उससे पहले 2019-2018 में नहीं किया, उस तरीके से काम किया और उतना उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस दिए। तो वो सरकार की एक तरीके से कहीं ना कहीं वो थी कि चलो जो चीज़ें रुक गई हैं वो तो रुकी हुई है, लेकिन जो चल सकती है उनको तो और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो क्या कोई आंकड़े हैं हमारे पास कि इस दौरान प्रोजेक्ट्स को कितने क्लियरेंस दिए? देखिए, जो आखिरी बार जो मैंने ट्रैक किया था, तो उस टाइम सरकार ने कुछ, ये तीनों कमेटियों ने साथ में मिलकर, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि EC के अंदर काफ़ी सारी कमेटीज होती हैं, थर्मल पावर प्लांट की होती है, कोल माइनिंग की होती है, आयरन ओर की होती है, हाइडल कमेटियाँ होती हैं। इन तीनों कमेटियों ने मिलके कुछ 300 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 300 के आसपास प्रोजेक्ट्स अप्रेज किए थे। मतलब 300 इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, मतलब मान लीजिए मैं एक लेके जा रहा हूँ, आप लेके जा रहे हैं, ऐसे 300 प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें से कि 112 प्रोजेक्ट इन्होंने क्लियरेंस दिए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं, जो कि होंगे शायद 3,380 के आसपास, वो बंद कर दिए गए, नहीं, उनको डेफर किया गया, मतलब कि उनको कि बाद में करेंगे ये कह के उनको साइड किया गया। लेकिन उनका वो स्टेटस अभी तक, एटलीस्ट जब मैं वो स्टोरी कर रहा था, जब मैं ट्रैक कर रहा था, उस टाइम तक उसका स्टेटस बाहर नहीं था कि कितने और ज़्यादा क्लियरेंस दे दिए गए। अच्छा, ये जो कानून बदले गए और नोटिफिकेशंस आए, इसका पर्यावरण की दृष्टि से आप देखें, पर्यावरण पर क्या नुकसान होने वाला है? पर्यावरण का देखिए काफ़ी चोट पहुँचेगी। देखिए, जैसे अगर आप कमर्शियल कोल माइनिंग को लेते हैं, ठीक है, अभी हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे दुनिया भर कोल से दूर जा रही है, और हिंदुस्तान की एक ऐसी जो हमारी ज्योग्राफी है वो इस तरीके की है कि हमारा कोल का जो भंडार है, कोयला का जो भंडार है, वो अच्छे जो घने जंगल होते हैं उनके नीचे हैं। ये सारे के सारे आदिवासी और वनवासी इलाके हैं। शेड्यूल 5 एरियाज हैं काफ़ी सारे, इसमें 5वीं अनुसूची के जो कॉन्स्टिट्यूशन के इलाके हैं। और इसमें जो हमने देखा भी, जो हमने बड़ा एक कवर स्टोरी उस टाइम किया था, वो ये था कि काफ़ी सारे एक तो इलाके जंगल के अंदर हैं, और ये काफ़ी सारे इलाकों में से कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी भी काफ़ी घना जंगल बाकी है, जिन जंगलों में अभी तक कोई भी सरकार का या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनको कहें, या फिर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी, गैर वन एक्टिविटीज़ उनमें नहीं गई हैं। जैसे आपका ये छत्तीसगढ़ में जो जंगल है हसदेव वरण,
तो और हमने ये भी देखा उस कवर स्टोरी में कि किस कमर्शियल कोल माइनिंग के आने से क्या होगा कि ये जो इलाके पहले बोले गए थे कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे कोयला खदान नहीं कर सकते, खनन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उन सारे जो एक कानूनी ढांचा था उनके अराउंड, उनको उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब अभी सिचुएशन ऐसा है कि हसदेव अरण्य में, जो छत्तीसगढ़ का बहुत घना जंगल है, वहाँ पे कुछ 10-12 के आसपास कोयला खदान है, जिसमें से कि पहले सिर्फ 1 या 2 में अलाउड था कि आप कोल माइनिंग कर सकते हैं। और आज की स्टेट में स्थिति यह है कि वहाँ पे सिर्फ 1-2 माइन ऐसी हैं जिनमें नहीं कर सकते, बाकी सारी खोल दी गई हैं। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि मतलब कोयला खदान से जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो कितना गहरा होगा। दूसरी बात करूँ तो अगर EIA का जो नोटिफिकेशन है वो उस पर काफ़ी कुछ लोगों ने लिखा है, काफ़ी बात भी हुई है, लेकिन मैं बस 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा उसमें कि उसमें एक प्रोविजन है कि आप एक उद्योगों की कुछ ऐसी एक कैटेगरी बनाई है जिसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा ना। अगर मेरे गांव में कोई इंडस्ट्री आ रही है तो उसमें मेरा बोलने का हक होगा कि भाई मेरे गांव में आप बना रहे हो तो मेरे को इससे आपत्ति है, मेरी ये ज़रूरतें हैं, मेरे को लगता है ये गलत है, ये सही है। और वो एक तरीके से उद्योग और लोगों के बीच का एक कनेक्शन भी होता है कि आप बताइए, आप समझिए। तो एक अलग स्पेशल कैटेगरी बनाई है जिसमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे उद्योग हैं, जिनके लिए अब आपको ये कंसल्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उसमें बात है ये नोटिफिकेशन में, वो है, ये चीज़ है जो पहले से भी चलती आ रही है, लेकिन इसको एक तरीके से कानून में लाया गया है कि जिन उद्योगों ने, जिन इंडस्ट्रियों ने, जिन फैक्ट्रियों ने आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया है या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन किया है, उनको आप एक और मौका दे रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मैं बिना परमिशन के पेड़ काट दिया और उसके बाद भी आप मुझे मौका दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको ना फिर से हम एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस दे सकते हैं, तो वायलेशन के बाद भी मैं आपको वो दे सकता हूँ। इससे मतलब बेसिकली आपका जो पर्पस है पूरा कानून का वही ध्वस्त हो जाता है। आप कानून किस लिए है फिर, अगर आप वायलेट करके फिर से वो ले सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे कानून लाए जाने चाहिए थे या नहीं? ऐसा टाइम जब जो मजदूर है वो अपने घरों को पलायन कर रहा है, बसें नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पे एक शराब की भट्टी के लिए EC क्लियरेंस की मीटिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए EC की मीटिंग है ना, आपका कोयला खदान के लिए, इनकी कोई ज़रूरत थी या नहीं थी, मुझे तो नहीं लगता। मेरे को लगता है कि ये पूछना कि क्या ये लॉकडाउन के टाइम पे किया जाना चाहिए था, नहीं, सवाल नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्या इससे और बेहतर चीज़ें की जा सकती थी, क्या सरकार का फोकस कहीं और होना चाहिए। उसके बाद EIA जैसी जो चीज़ें हैं उस पर तो काफ़ी गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत थी, काफ़ी लोगों से बात करने की ज़रूरत थी, जो कि ऐसे हालात में जबकि मूवमेंट ही नहीं हो सकता उस टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। तो आपको वो चीज़ उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी, और मेरे को लगता है वो की भी इसलिए गई थी क्योंकि आपका इतना मूवमेंट नहीं था, तो आप निकालने के लिए वो करना चाहते थे। तो हाँ, मतलब एक सीधा साधा जवाब आप ये सवाल का ये कि नहीं, ये लॉकडाउन के व्यापक चर्चा के बाद ही इस तरह इन चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन वही उस टाइम वो समय नहीं था कि बिल्कुल। तो आपने ईशान को सुना। इसी कड़ी को हम आगे भी जारी रखेंगे और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि इसका गरीबों पर और गरीबी पर क्या असर पड़ा। नमस्कार, धन्यवाद।